प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम चार्ली को देखते हैं। दरअसल चार्ली कुछ सालों पहले तक एक अंडरवर्ल्ड माफिया हुआ करता था, लेकिन अब वो एक इज्जतदार बिजनेसमैन है और उसने गैर कानूनी काम करना छोड़ दिया है। चार्ली ने इस रेस्टोरेंट में एक टेबल रिजर्व किया था, लेकिन उस टेबल में कुछ लोग थे, इसीलिए चार्ली इस बात की वेटर को कंप्लेंट करता है। फिर वो वेटर चार्ली की टेबल में जाकर वहाँ बैठे दो लड़कों एवरी और मैक्स को जाने को कहता है, लेकिन ये दोनों अपना डिनर फिनिश किए बगैर यहाँ से हटने को मना कर देती हैं, जिससे तीनों की बहस हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली आकर मामले को शांत कराता है और एवरी और मैक्स से कहता है कि आप लोग अपना डिनर आराम से खत्म कर सकती हैं। तब चार्ली को देखकर ये दोनों उसको पहचान जाती हैं और अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। इधर एवरी का सरनेम सुनकर चार्ली को कुछ याद आता है और फिर चार्ली इन दोनों को ज्वाइन करता है। चार्ली एवरी से बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर से फंड के सिलसिले में मिला था और वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आगे उस टेबल में ब्रैट नाम का एक यंगस्टर आता है। ब्रैट एवरी और मैक्स का ही दोस्त था। ये तीनों चार्ली से बहुत सारी बातें करती हैं, पर इस दौरान हमें बताया जाता है कि असल में इन तीनों का प्लान चार्ली को किडनैप करने का था और इसी के लिए ये लोग पहले से ही रिहर्सल करके आए थे। इधर प्रेजेंट में एवरी को कुछ अचानक से याद आता है और वो कहता है कि मुझे जाना होगा। आज रात मेरे फादर ने मुझे पीटर होटल में बुलाया था। तो ये सुनकर चार्ली कहता है कि मैं उस होटल में कई सालों से जा रहा हूँ और मुझे उस होटल तक जाने के 5 शॉर्टकट्स पता है। ऐसा बोलकर चार्ली टिश्यू में होटल का मैप बनाने लगता है और तभी ये तीनों अपना असली खेल दिखाती हैं और चार्ली को उन्हें उस होटल तक छोड़ने को कहती हैं। चार्ली बोलता है कि मैं अपने ड्राइवर को घर भेज चुका हूँ, सॉरी फिर कभी चलेंगे। तब एवरी बोलता है कि मेरे पास खुद की गाड़ी है, तो इसके बाद चार्ली मना नहीं कर पाता। आगे चार्ली इनकी गाड़ी में होता है और तभी पीछे की सीट से मैक्स प्लान के अकॉर्डिंग कार विंडो क्लोज करके हैंकी में क्लोरोफॉर्म भर लेता है। वहीं इधर चार्ली को भी रियलाइज हो गया था कि एवरी उसकी बताई हुई जगह पर नहीं जा रहा है, इसलिए वो उसे टोकता है। पर इतने में ही ब्रैड पीछे से चार्ली को बांध लेता है और उसी टाइम मैक्स भी चार्ली को क्लोरोफॉर्म स्मेल कराता है। लेकिन चार्ली काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैक्स उसके नाक पर ज्यादा देर तक क्लोरोफॉर्म नहीं रख पाता, जिससे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अब इमरजेंसी में ब्रैड चार्ली के चेहरे को हैंकी से ढक देता है। मैक्स प्लान भी यूज करते हुए चार्ली को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। दरअसल क्लोरोफॉर्म के मुकाबले इंजेक्शन जल्दी असर करता है, जिससे कि चार्ली बेहोश हो जाता है। आगे जब चार्ली की आंखें खुलती है तो वो खुद को चेयर में बंधा पाता है। चार्ली के सामने वही 3 यंगस्टर्स थे जिन्होंने उसे बेहोश किया था। साथ ही यहाँ पर जेम्स नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट भी था जो कि चार्ली का ख्याल रख रहा था। चार्ली बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया? तो एवरी कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी सिस्टर एलिस को किसी ने किडनैप कर लिया है और $2 मिलियन की फिरौती मांगी है। मेरे डैड चाहे तो पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो इसमें पुलिस की डिमांड कर रहे हैं। चार्ली बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कुछ कर सकता हूँ। तब ब्रैड कहता है कम ऑन चार्ली, तुम्हारा अंडरवर्ल्ड से कांटेक्ट है, वह लोग पैसे देकर हमारी मदद कर सकती हैं। चार्ली कहता है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है। हाँ, एक समय था जब मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ और शराफत से टैक्स भरता हूँ। ब्रैड कहता है कि एक क्रिमिनल कभी भी सुधर नहीं सकता। चार्ली समझाता है, देखो तुम सभी यंग हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस दलदल से जल्दी बाहर निकलो, मेरी गाड़ी मुझे लेने आएगी और हम ऐसा एक्ट करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना ही मैं कभी इधर आया और ना ही तुमने मुझे किडनैप किया। तो इसे सुन ये सब एक पल के लिए चार्ली की बातों पर आ जाती हैं। और इधर जेम्स जैसे ही खड़ा होता है, चार्ली उसके मेडिकल ड्रेस में ब्लड का दाग दिखता है। तब एवरी बताता है कि जब किडनैपर के पास वक्त पर पैसे नहीं पहुंचे, तब उसने हमें एक पैकेज डिलीवर किया जिसमें एलिस की फिंगर थी और इस तरह के पैकेजेस हमें बार बार डिलीवर होंगे जब तक कि उन्हें पैसे ना मिले। तब चार्ली महसूस करता है कि कहीं से काफी सारा ब्लड फ्लो हो रहा था। चार्ली पूछता है कि ये किसका ब्लड है? ब्रैड कहता है, देखो चार्ली, जो जो एलिस के साथ होगा वो हम पैसे मिलने तक तुम्हारे साथ भी करते रहेंगे। ब्रैड के ऐसा बोलते ही एवरी चार्ली के सामने बाउल लाता है। इस बाउल में चार्ली की फेवरेट रिंग वाली पिंकी फिंगर थी। इसे देखकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो बौखलाकर जमीन में नीचे गिर जाता है। फिर ये लोग चार्ली को उठाते हैं।
चार्ली बोलता है कि तुम सभी ने अपनी मौत अपने हाथों से लिख दी है, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। आगे कुछ समय बाद चार्ली का गुस्सा शांत हो जाता है और तभी इस रूम में आयरा आ जाता है। ये घर असल में आयरा का ही था और आयरा इनका दोस्त है। आयरा कहता है कि तुम लोग यहाँ मेरे घर में पॉकर खेलने आए थे, लेकिन मुझे कहीं भी ताश की गड्डी नहीं दिख रही। इतना कहते ही आयरा चेयर में बंधे चार्ली को देखता है और पास जाकर उसकी कटी हुई फिंगर देखता है। इस फिंगर में लगी रिंग से आयरा चार्ली को पहचान गया था। आयरा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है, ये आदमी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ऐसा बोलकर आयरा अपनी चेयर में बैठ जाता है। तब एब्री आयरा को भी सारी बात बताता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी आयरा इनका साथ देने से मना कर देता है और जाने लगता है। तभी इतने में ही वहाँ का टेलीफोन रिंग होता है, जिससे कि ये लोग घबरा जाती हैं, क्योंकि यहाँ का नंबर इन्होंने किसी को भी देने से मना किया था। इन सब का शक आयरा पर जाता है और इधर थोड़ी देर बाद आयरा बताता है कि मैंने बस बाहर के 2 लोगों को ही ये नंबर दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम लोग यहाँ पर किडनैपिंग करोगे। तो इसे सुन के ये सब भी आयरा पर गुस्सा करती हैं, क्योंकि किसी के पास भी ये नंबर होना इन्हें मुश्किल में डाल सकता था। फिर सीन लोनो नाम के सेक्रेटरी और उसके ड्राइवर पर आता है। दरअसल लोनो चार्ली का ही सेक्रेटरी था और उसे ही पिक करने जा रहा था। दूसरी तरफ आयरा का टेलीफोन रिंग होना बंद हो गया था, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम थी। चार्ली कहता है कि मुझे खोलो, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं पक्का यहाँ से नहीं भागूंगा। तो इस पर आयरा चार्ली को खोलने को कहता है, लेकिन ब्रैड कहता है क्या तुम लोग पागल हो गए हो? आखिरी बार जब इसके हाथ खुले थे तो ये हमें ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, इसलिए हम इसे नहीं खोल सकते। तो एवरी कहता है चलो ऐसा करते हैं कि इसको व्हील चेयर के साथ बाथरूम से लटकाते हैं और जिप खोल देती हैं। मैक्स कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन पैंट से इसका हथियार बाहर कौन निकालेगा? इतना बोलते ही जेम्स को एक फ्लावर वास मिलता है। इसमें जेम्स चार्ली को टॉयलेट कराने वाला था, लेकिन ये वास आयरा के फादर का फेवरेट वास था। लेकिन जेम्स आयरा को समझाता है, और क्योंकि जेम्स एक मेडिकल स्टूडेंट था, इसलिए उसके लिए चार्ली को वास में टॉयलेट कराना बाएं हाथ का खेल था। फिर सीन मार्टी पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में था कि तभी उसे चार्ली का कॉल आता है। दरअसल मार्टी चार्ली का लॉयर था। चार्ली मार्टी को अपनी सिचुएशन बताकर उसे शहर में उन किडनैपर्स को ढूंढने को बोलता है जिसने भी एलिस की किडनैपिंग की है। मार्टी कहता है कि अगर मैंने एलिस को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूंगा। ये सुनकर चार्ली उन लड़कों से टेलीफोन का नंबर पूछता है, लेकिन ये लोग इसे मजाक में लेती हैं। तब चार्ली कहता है कि अगर उसने एलिस को ढूंढ लिया तब वो हमें कैसे कांटेक्ट करेगा, इसलिए उसे तुम में से किसी एक का नंबर चाहिए। तो ये सुन ब्रैड जेम्स से उसका वीपर छीन लेता है और इस वीपर का नंबर बताने को कहता है। दरअसल 80s में वीपर डिवाइस से मैसेज या फिर नोटिफिकेशन दूसरों तक टेक्स्ट किए जाते थे, लेकिन इधर जेम्स वीपर का नंबर देने से मना कर देता है। तो ब्रैड उसे ये कहकर ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि तुम्हारा एक और लड़की के साथ चक्कर है तो वो क्या सोचेगी। फिर इस तरह जेम्स मार्टी को अपना वीपर नंबर देने पर मजबूर हो जाता है। आगे जब जेम्स वापस से चार्ली को कॉल थमाता है तो चार्ली मार्टी को साइलेंटली लोनो को इस बारे में बताने को कहता है। फिर इसके बाद मार्टी ऐसा ही करता है और लोनो को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। वहीं चार्ली के किडनैपर्स कोई मैसेज या कॉल आने तक अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं कि तभी अचानक से जेम्स का वीपर बजने लगता है, क्योंकि मार्टी ने इसमें मैसेज किया था। इसे सुन ब्रैड मार्टी को जल्दी से कॉल करता है और कॉल चार्ली को देता है। मार्टी कहता है कि हमारे पास एक गुड न्यूज है, हम बहुत जल्द एलिस के किडनैपर से कांटेक्ट करके उनसे बात करने वाले हैं, लेकिन हमारे जिन लोगों ने उनसे पहले ही कांटेक्ट कर रखा है उनका कहना है कि वह किडनैपर साइको हैं। अब मार्टी के ऐसा कहते ही सीन एलिस के असल किडनैपर जिम और लूक पर आता है। दरअसल ये किडनैपिंग से एक दिन पहले का सीन था। यहाँ ये दोनों एक आदमी से किसी को किडनैप करने की डील कर रहे थे। उस आदमी का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता कि तभी वहाँ पर एक बच्चा जिम पर पानी फेंक देता है। इसे देखकर जिम उस बच्चे को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगता है, लेकिन ल्यूक उसे शांत कराता है। दरअसल ये दोनों सच के ही साइको थे। मार्टी चार्ली को आगे बताता है कि उन लोगों ने हमें बताया है कि इस किडनैपिंग में कोई तीसरा इनसाइड मैन भी शामिल है, मतलब कि उन दोस्तों में से कोई एक उन किडनैपर से मिला हुआ है।
फिर कॉल कट हो जाता है और चार्ली कहता है कि उनके लोग बहुत जल्द किडनैपर से कांटेक्ट करके उन्हें फिरौती के पैसे देने वाली हैं। तो इसे सुन ब्रैड, एवरी और मैक्स खुश होती हैं और इस खुशी में ये लोग चार्ली को ड्राइंग रूम में लाकर ड्रिंक बनाने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ आयरा आ जाता है और उन्हें ड्रिंक पीने से रोक देता है क्योंकि वो उसके फादर की ड्रिंक थी। तभी वहाँ पर डोर बेल रिंग होती है। ब्रैड जाकर देखता है तो बाहर पुलिस की गाड़ी थी। इसे देख एवरी चार्ली का मुंह बंद कर देता है और आयरा अपने दोस्तों से चार्ली को छिपाने को कहकर घर से बाहर जाता है और बाहर जाकर वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर को उलझाने लगता है। ऑफिसर यहाँ चेकिंग करने के लिए आयरा से उसके घर का पासवर्ड मांगता है। तब आयरा को वो पासवर्ड याद नहीं आता, इसलिए आयरा ऑफिसर को अपना कार्ड दिखाता है और बताता है कि ये घर मेरे डैड का ही है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ नहीं है। पर ऑफिसर आयरा की बात नहीं मानता। तब कुछ देर सोचने के बाद आयरा को उसका पासवर्ड याद आ जाता है और वो बहुत खुश होता है। तो ऑफिसर बोलता है ठीक है, इसमें इतना खुश होने की कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हारे घर का इंस्पेक्शन करूंगा क्योंकि एक पुलिस को इसका पूरा अधिकार है। अगले सीन में लोनो को रेस्टोरेंट स्टाफ से पता चलता है कि चार्ली आखिरी बार यहाँ कुछ यंगस्टर के साथ था। वह यंगस्टर इस होटल में कुछ दिनों से आ जा रहे थे। शायद उनके बारे में यहाँ की होस्टेस जेनिफर को पता होगा, लेकिन जेनिफर अब अपने घर जा चुकी है। तो लोनो जेनिफर का एड्रेस मांगता है और चार्ली के खौफ से होटल स्टाफ उसे होस्टेस जेनिफर का एड्रेस दे देती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर आयरा के बेडरूम के अलावा सब चेक कर चुका था और असल में बेडरूम में ही आयरा के दोस्त थे। ऑफिसर और आयरा बेडरूम के पास जाती हैं और तभी आयरा के दोस्त उस कमरे में चीजें इधर उधर रखने लगते हैं। आगे जब आयरा दरवाजा खोलता है तो उनके सामने मैक्स बियर की बोतल के साथ था और सभी दोस्त पोकर खेल रहे थे। वहीं एक कोने में ब्रैड चार्ली पर गन ताने हुए था। तो ये सब देखकर ऑफिसर वहां से चला जाता है। फिर आयरा वापस आकर ब्रैड से उसके फादर की गन वापस रखने को कहता है, लेकिन ब्रैड ये कहता है कि हमें इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कहकर वो उस गन को रख लेता है। फिर सीन एक कार्टून शो से शुरू होता है जिसे हटाकर जिम गोल्फ मैच लगा देता है। इसे देखकर ल्यूक जिम पर गुस्सा होता है और वो चैनल वापस लगाने को कहता है, लेकिन जिम नहीं मानता। तब ल्यूक जिम पर गन तान लेता है और वापस उसका फेवरेट कार्टून शो लगाने को कहता है और काउंटिंग करने लगता है, लेकिन लास्ट मौके पर जिम मान जाता है और उसे रिमोट दे देता है। ल्यूक गुस्से से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं फिर से एंडिंग नहीं देख पाया। ऐसा बोलकर ल्यूक रिमोट लेकर अपने काम में निकल जाता है ताकि जिम चैनल ना बदल सके। फिर जिम गन में गोलियां चेक करता है तो गन फुल्ली लोडेड थी और इसमें 6 की 6 गोलियां थी। इसका मतलब जिम आज मरते मरते बचा। आगे सीन चार्ली पर आता है। चार्ली उन बच्चों को वो बातें बताने को कहता है जिससे कि किडनैपर पकड़ में आ सके। तो ब्रैड बताता है कि किडनैपिंग से एक रात पहले हम लोग बाहर पार्टी करने गए थे। वहीं पर मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड एलिस भी थी। तो चार्ली इस पर हैरान होता है। फिर मैक्स कहता है कि एलिस मेरी ही गर्लफ्रेंड है और हम दोनों ने पिछले 1 साल से एवरी से छिपकर रिलेशनशिप बना रखा था। तो इसे सुन एवरी वहाँ से निकल जाता है। मैक्स आगे कहता है कि एवरी को छोड़कर हम सभी फ्रेंड्स उस रात एवरी के डैड के बोट में थी। दरअसल एवरी पानी से डरता है, इसलिए वो कभी भी उस बोट में नहीं जाता। पार्टी के बाद मैं और एलिस उस बोट से उतर के गाड़ी चलाते चलाते कहीं गुम हो गए, लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए हम वहीं अट्रैक्ट होकर किस करने लगे। पर तभी वहाँ पर कहीं से कुछ गुंडे आए और गाड़ी का शीशा तोड़कर एलिस को वहाँ से ले गए। मैंने जब एलिस को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। अब मैक्स की कहानी खत्म होती है और इसके बाद हम चार्ली को जेम्स के साथ देखती हैं। जेम्स चार्ली की मरहम पट्टी कर रहा था। यहाँ चार्ली कहता है कि अगली फिंगर तुम लोग कब काटने वाली हो। तब जेम्स कहता है कि हम ऐसा नहीं करने वाले, ये बस हमने तुम्हें डराने के लिए किया था। तो ये सुनने के बाद चार्ली जेम्स से थोड़ा फ्रेंडली बात करता है और जब उस रूम में कोई नहीं होता तो चार्ली जेम्स को मैनिपुलेट करता है और बताता है कि तुम चाहो तो एक डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने दोस्त का साथ दे रही हो। शायद ये तुम्हें ऐसा कुछ देती है जिससे कि तुम्हें ये सब करते वक्त डर नहीं लगता। शायद वो चीज ड्रग है। तो इसे सुन जेम्स रुक जाता है। चार्ली अपनी बात आगे रखते हुए कहता है कि तुम्हें ये जानकर और भी बड़ा धक्का लगेगा कि तुम्हारा कोई दोस्त इस किडनैपिंग के पीछे है और वो दोस्त इसी घर में से कोई एक है।
तो इस बात पर जेम्स को कुछ सच्चाई दिखती है और फिर वो वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों के पास जाता है। जेम्स अपने दोस्तों को बताता है कि चार्ली के अंदर विटामिन के की कमी है। विटामिन के से हमारे शरीर के घाव बहने बंद हो जाती हैं, लेकिन चार्ली का खून बहता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो चार्ली की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए चार्ली को हॉस्पिटल भेजना जरूरी है। तो इस पर ये लोग परेशान हो जाती हैं। फिर सीन हॉस्टेस जेसिका पर शिफ्ट होता है, जिससे उसका शराबी स्टेप फादर जबरदस्ती करता था। तभी जेसिका से पूछताछ करने लोनो आ जाता है और जेसिका की हालत देखकर वो सब समझ जाता है। लोनो जेसिका के फादर के सामने बैठकर उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम्हें ड्रिंक करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन अगली बार तुमने जेसिका के साथ फिर से ऐसा किया तो तुम दोबारा ड्रिंक करने के लायक नहीं रहोगी। लेकिन इस बात का जेसिका के फादर पर कोई असर नहीं पड़ता और ये देखकर लोनो दूसरे कमरे से हीटर लाता है और उससे जेसिका के फादर को मारने लगता है। ये देखकर जेसिका पर्दा लगा देती है। फिर इसके बाद लोनो जेसिका से उन यंगस्टर का नाम पूछता है जिससे कि वो आखिर बार मिली थी। तो जेसिका को उन चारों का नाम याद होता है और वो उनके नाम बता देती है। अगली सीन में चार्ली को मैक्स से बात करते हुए दिखाती हैं। मैक्स चार्ली से बात करते करते कहता है कि सिर्फ एलिस के फादर के कारण हम एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर सकती। एलिस के फादर बहुत ही अमीर है और मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए वह मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसा बोलते हुए मैक्स ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है और चार्ली भी मैक्स पर सहानुभूति जताता है। इस दौरान मैक्स का मन करता है कि वो चार्ली को छोड़ दे, लेकिन वो साफ साफ कह देता है कि वो इस पर कुछ नहीं कर सकता। अब इतने में ही वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होता है। इस सर्किट को ठीक करने आयरा और जेम्स बाहर जाती हैं। लौटते वक्त जेम्स आयरा को वो सारी बातें बताता है जो उसे चार्ली ने बताई थी कि उन्हीं में से एक धोखेबाज है, पर इस पर आयरा को पूरी तरह विश्वास नहीं होता। आगे आयरा चार्ली से बात करता है और उसे ब्रैड के कमरे में ले जाता है। आगे हमें मार्टी को मैरी के साथ दिखाती हैं। मैरी असल में बहुत सारे किडनैपर्स का नंबर जानती थी जो इस तरह लोगों से फिरौती मांगती हैं। यहाँ मैरी बताती है कि चार्ली असल में मेरा भी फ्रेंड है। जब मैं 17 की थी तब मैंने प्रोस्टिट्यूशन का काम करना शुरू कर दिया था। उस टाइम मेरा बॉस निग्धा नोस था, उसने मुझे खरीद रखा था और उसे लग रहा था कि इसमें उसके पैसे की भरपाई नहीं हुई, इसलिए वो बहुत जल्द मुझे मारने वाला था। लेकिन उस रात खुशनसीबी से चार्ली भी वहाँ था। जब चार्ली ने निक को मेरे साथ गलत करता हुआ देखा तो उसने निक के साथ एक डील की और अपनी फेवरेट रिंग देकर मुझे निक से आजादी दिला दी। और इसके बाद आगे क्या हुआ तुम अंदाजा लगा सकते हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चार्ली ने बाथरूम जाकर निक को वहीं मार डाला और उससे अपनी रिंग वापस ले ली। अब ये सुनने के बाद मैरी मार्टी को कॉन्टेक्ट लिस्ट देती है। इसमें किडनैपर्स के नंबर थी। आगे मार्टी उस कॉन्टेक्ट लिस्ट के नंबर लोनो को कॉल पर बताता है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे आयरा के दोस्तों को चार्ली से हमदर्दी होने लगी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बेफालतू में चार्ली को यहाँ पकड़ रखा है, जबकि किडनैपिंग में उसका कोई हाथ नहीं। अब सीन जिम और लुक पर आता है। यहाँ इन्हें लोनो का कॉल रिसीव होता है। लोनो पूछता है क्या आप ही वो किडनैपर हैं जिसने एलिस को किडनैप किया है, तो ल्यूक हाँ करता है। लोनो बोलता है कि हमें कोई लोकेशन और टाइमिंग बता दो, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस कॉल के बाद ये दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। आगे चार्ली और उसके किडनैपर ब्रैड के कमरे में होती हैं। तब चार्ली कहता है मैं ऐसे तो नहीं मरूंगा, लेकिन बोर होकर जरूर मर जाऊंगा। तो ये सुनने के बाद वह लोग चार्ली को एक कमरे में लाकर उसके सामने पोकर खेलती हैं, जिससे कि उसे बोर ना हो। इधर चार्ली सभी दोस्तों को खेलते हुए देखता है सिवाय ब्रैड के। चार्ली ब्रैड से ना खेलने का कारण पूछता है तो ब्रैड बगैर कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तब चार्ली पूछता है कि इसके साथ क्या हुआ था। मैक्स कहता है कि ये पोकर गेम में बहुत सारे पैसे हार गया था। ऐसा बोलकर मैक्स चार्ली को ब्रैड की कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि उस रात हम सभी कसीनो में पैसे हार गए थे सिवाय ब्रैड के। ब्रैड बार बार जीतते जा रहा था, इसलिए कसीनो वालों ने कसीनो के कभी न हारने वाले प्लेयर विडो मेकर को बुलाया। विडो मेकर जब ब्रैड से मैच कर रहा था तभी वहाँ पर एवरी आ गया और एवरी ने भी अपने बहुत सारे पैसे ब्रैड के गेम पर लगा दिए। लेकिन वो विडो मेकर बहुत शातिर था, वो हमसे गेम जीत गया और बार बार जीतता ही गया, जिससे कि हम सभी को बहुत सारा नुकसान हुआ और हम वहाँ से चले गए। तो इसे सुन चार्ली कहता है कि तुमने वो पैसे कैसे चुकाए, इतने पैसों का इंटरेस्ट ही पसीना बहाने के लिए काफी है। तो इसे सुन जेम्स आयरा की तरफ देखता है और आयरा कुछ नहीं कहता।
तब चार्ली इन्हें बताता है कि मेरे कंधों में काफी दर्द हो रहा है। तो इसे सुन जेम्स चार्ली के पास जाकर उसका टेप लूज करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रेट आ जाता है और चार्ली को ये करने से रोक देता है और उस पर काफी चिल्लाता है। तब आयरा जेम्स का साथ देने लगता है। यहाँ एवरी भी ब्रेट से यही कहता है कि हमें चार्ली को छोड़ देना चाहिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तब ब्रेट इन पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है, चार्ली ने तुम लोगों पर कैसा जादू कर दिया है। एवरी जरा समझो, एलिस को वापस लाने का बस यही एक रास्ता है। तो एवरी कहता है लेकिन हम इस तरह एक निर्दोष आदमी की उंगली काट कर उसे ऐसे नहीं रख सकती, हम ऐसे कभी नहीं थे, अब हम भी एक किडनैपर बन चुकी हैं। तो ब्रेट इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमें ये सब एलिस को छुड़ाने के लिए करना ही होगा, लेकिन ग्रुप में सभी लोग चार्ली के साथ थे और चार्ली को छोड़ने को कह रही थी। इसे देखकर ब्रेट कहता है जैसा तुम समझ रहे हो चार्ली असल में वैसा नहीं है, मैं तुम्हें चार्ली की एक कहानी बताता हूँ। चार्ली के नेबरहुड में 2 कुत्ते थे जो हर रात भौंकते थे, लेकिन एक रात उन्हें किसी ने भौंकते हुए नहीं सुना। फिर अगले दिन उस मोहल्ले में पुलिस आई और पुलिस ने देखा कि कुत्ते जिंदा थे और किसी का फ्लैश खा रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस दिन के बाद से वहाँ के नेबर्स गायब हो गए और ऐसा कहा जाता है कि वो फ्लैश उन्हीं नेबर्स का था जो चार्ली ने उन कुत्तों को खिलाया था। तो इस कहानी पर इन्हें यकीन नहीं होता। तब चार्ली कहता है कि ये कहानी 100% सच्ची है, लेकिन वो नेबर्स अच्छी नहीं थी, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की थी जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, इसलिए उनके लिए ये सजा जरूरी थी। तो चार्ली की ये बात सुनकर सभी चुप रह जाती हैं और तभी जेम्स का बीपर बज उठता है। इसके बाद ये सभी मार्टी को कॉल करती हैं। मार्टी इन्हें बताता है कि हमने मेन किडनैपर से बात कर ली है और अब हम उन्हें पैसे देने जा रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि हम वो पैसे किसी जगह रखकर वहाँ से बहुत दूर चले जाए और पैसे मिलने के कुछ देर बाद ही वह किडनैपर्स एलिस को हिल हॉस्पिटल में छोड़कर जाएंगे। तो इसलिए फिलहाल हमें उन्हें पैसे देने ही होंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो ये सुनकर चार्ली कॉल होल्ड पर करता है और ग्रुप के लोगों से पूछता है कि अगर तुम इससे आगे जाना चाहते हो तो एक बार डिसाइड कर लो, क्योंकि अब तुम लोगों को यहाँ का एड्रेस बताना पड़ेगा ताकि मेरा ड्राइवर डील के बाद मुझे यहाँ लेने आ सके। तो ब्रेट थोड़ा सोच समझकर इस घर का एड्रेस बताता है, लेकिन मार्टी को उनके घर का रास्ता नहीं पता था। तो सभी अनुमान लगाकर मार्टी को यहाँ आने का रास्ता बताती हैं, पर सभी का तर्क गलत था। अचानक से मैक्स फोन उठाता है और मार्टी जिस रोड में फंसा हुआ था वहाँ से लेकर इस घर का रास्ता आसानी से बता देता है। इस कॉल के दौरान चार्ली मैक्स को अजीब तरह से देख रहा था। फिर कॉल एंड होने के बाद चार्ली मैक्स से कहता है कमाल है, उस रोड से बाहर आने का ये रास्ता तो मुझे भी नहीं पता था और तुमने उस रास्ते में पड़ने वाली एक एक गली का भी नाम बता दिया। लेकिन ये सोचकर थोड़ा अजीब लगता है कि जो इंसान शहर का चप्पा चप्पा जानता है वो एलिस के साथ इस शहर में गाड़ी में गुम हो गया था। मैक्स कहता है कि उस रात मौसम खराब था, हर जगह अंधेरा ही था, ऐसी जगह कोई भी गुम हो सकता था। चार्ली कहता है अच्छा एक सवाल और, आखिर उन किडनैपर्स को कैसे पता चला कि एलिस उस वक्त तुम्हारे साथ उसी जगह होगी। तो ये सुनकर ब्रेट बोलता है कि हमें उलझाने की कोशिश मत करो। तो चार्ली कहता है मैं मरने के कगार पर हूँ, मैं मजाक क्यों करूँगा, अब मैं तुम लोगों को वो सब बताता हूँ जो मुझे लगता है। असल में हुआ ये होगा कि उन दोनों किडनैपर्स से तुमने पैसे लिए होंगे जिससे तुम वापस नहीं कर सकी, इसलिए वह दोनों तुम्हें डराने लगी और इस सब से बाहर निकलने का उन्होंने एक रास्ता बताया। वो रास्ता था एलिस की किडनैपिंग करके आधा आधा पैसा बांट लेने का। उन्होंने तुम्हें बताया होगा कि वो एलिस को सेफ रखेंगे, इसलिए तुम इस प्लान में शामिल हो गए। तो मैक्स इस सब को बकवास बताकर चुप रहने को कहता है, लेकिन चार्ली आगे बोलता है कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है कि ऐसा ही हुआ होगा। शायद तुमने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गैम्बलिंग, बेट या फिर फिक्सिंग में पैसे लगाए होंगे और वो सारे पैसे हार गए होंगे। तो मैक्स गुस्से में चार्ली को वहीं रुक जाने को कहता है। चार्ली कहता है कि तुम्हारी आंखों की नमी सारी सच्चाई बोल रही है, अब तुम अपने दोस्तों को भी सच बता दो। तो ये सुनकर मैक्स के दोस्त मैक्स के करीब आकर उसे सच बताने को कहते हैं,
लेकिन मैक्स कुछ नहीं बोलता। तब ब्रैट मैक्स पर जोर डालता है और मैक्स अभी से सॉरी कहता है, जिसका मतलब वही तीसरा किडनैपर था। इसे सुनकर ब्रैट मैक्स को पकड़ लेता है और जेम्स से कटर मंगवाता है। इधर चार्ली ब्रैट से ये सब रोकने को कहता है, वहीं एवरी भी पता नहीं क्यों, लेकिन मैक्स की उंगली काटने से इन्हें बहुत ज्यादा मना करता है। पर जेम्स इनकी बात ना सुनते हुए कटर लेकर मैक्स की उंगली काटने जाता है और जैसे ही कटर मैक्स के फिंगर को टच होती है तभी एवरी सच्चाई रिवील करता है और कहता है कि वो मैक्स नहीं बल्कि मैं था। तो ये सुन ब्रैट एवरी पर गन तान लेता है। उसे विश्वास नहीं होता कि एवरी ने अपनी ही बहन की किडनैपिंग करवाई है। यहाँ एवरी किडनैपिंग करने का कारण बताता है कि मैं उस दिन कसीनो में $25,000 हार गया था, लेकिन मुझे लगा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने फिर से गेम खेला और अब मेरे ऊपर काफी सारे पैसों का कर्जा है, इसलिए मैंने पैसे चुकाने का ये प्लान बनाया। तो इसे सुन ब्रैट रोने लगता है। एवरी आगे कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझसे कर्जा वसूलने वाले पागल थे, वे यहाँ तक कि अपनी गन भी निकाल चुके थे और इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने उन्हें ये आइडिया दिया और इसके बदले में उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वे एलिस को टच भी नहीं करेंगे। लेकिन एलिस की उंगली देखकर मैं भी डर गया था। साथ ही उन पागलों ने $2 मिलियन की डिमांड की, जबकि प्लान के अकॉर्डिंग इतना पैसा हमें नहीं मांगना था और मैक्स ने इस प्लान में मेरी बस थोड़ी सी हेल्प की थी। तो ये सुनकर सारे ग्रुप मेंबर्स निराश हो जाती हैं और ब्रैट एवरी को मान नहीं पाता। तभी आयरा इस सब की जड़ जुए को बताते हुए अपने आसपास के सामानों को तोड़ने लगता है। तो अगले सीन में जेम्स और ब्रैट आयरा को भी चेयर से बांध देती हैं। वहीं उस घर के बाहर हम लोगों को देखती हैं जो यहाँ इन लोगों का गेम बजाने आया था। आगे जब जेम्स घर से बाहर आता है तभी लोनो जेम्स को पकड़ लेता है और उसे कमरे में ले जाकर उसके बाकी दोस्तों के सामने पेश करता है। लेकिन तभी एवरी भी चार्ली पर गन पॉइंट कर लेता है और तभी जेम्स का वीपर बज उठता है, जिसका मतलब था कि मार्टी ने $2 मिलियन उन किडनैपर्स को दे दिए हैं। तो ये देखकर ये लोग डिसाइड करती हैं कि ये चार्ली को अभी से ही छोड़ देंगे और क्योंकि डील हो चुकी है इसलिए एलिस भी कुछ देर बाद इन्हें मिल जाएगी। आगे ये सभी चार्ली और लोनो को उसकी गाड़ी तक छोड़ देती हैं और जाते वक्त चार्ली आयरा से कहता है कि मैं इन लोगों में से बस तुम्हें ही याद रखूंगा। तो ये सुनकर आयरा अजीब सा फेस बनाता है और फिर चार्ली अपनी गाड़ी से वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद एवरी एलिस को लाने हॉस्पिटल चला जाता है। वहीं मैक्स भी कहीं निकल पड़ता है। फिर हम एवरी को हॉस्पिटल स्टाफ के सामने देखती हैं। एवरी पूछता है क्या यहाँ कोई एलिस नाम की पेशेंट है। हॉस्पिटल स्टाफ बताती है कि यहाँ एलिस नहीं है। तो ये सुनकर एवरी को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसे चक्कर आने लगती हैं। अब सीन चार्ली और लोनो पर आता है। लोनो को अपने सीक्रेट एजेंट से उन किडनैपर का एड्रेस पता चल गया था और ये भी पता चल गया था कि उन किडनैपर्स ने हॉस्पिटल में एलिस को नहीं भेजा है। आगे ये दोनों उन्हीं किडनैपर्स के घर जाती हैं और जिम के घुटनों पर गोली मारते हुए पैसे कहाँ हैं ये पूछते हैं। तो ल्यूक इन्हें बाथरूम की तरफ इशारा करता है। तब चार्ली कहता है कि अब ये बताओ कि वो लड़की एलिस कहाँ है। तो ल्यूक कहता है कि वो हमारे पास नहीं है। अब ल्यूक के ऐसा बोलते ही दूसरे कमरे से आवाज आती है। लोनो को लगता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसलिए लोनो दोनों को मार डालता है। लेकिन जब वो कमरे को चेक करता है तो वहाँ कोई लड़की नहीं थी, असल में वो एक बिल्ली थी। इसका मतलब वह लोग सच बोल रहे थे। लोनो पैसों का बैग उठाते हुए बोलता है कि इसमें से आधे पैसे गायब हैं क्योंकि ये बैग काफी हल्का है। अब सीन एक लेडी पर शिफ्ट होता है जो पैसों के बैग के साथ मैक्स के पास पहुंचती है और ये दोनों गले मिलते हैं। असल में ये लेडी ही एलिस है। अब हमें असल कहानी रिवील होती है और हम मैक्स को जिम और ल्यूक से बात करता हुआ देखते हैं। मैक्स कहता है मुझे पता चला कि एवरी ने आप दोनों से $50,000 के बदले किडनैपिंग का नाटक करने की डील की है, लेकिन मैं आपके लिए $2 मिलियन की डील लाया हूँ। पैसा हम दोनों में बराबर बटेगा, लेकिन इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो ये दोनों पूछते हैं कि हमें किडनैप किसे करना है। तभी वहाँ पर एलिस आती है और कहती है कि किसी को भी नहीं, लेकिन लोगों को लगेगा कि आप दोनों ने मुझे किडनैप किया है। तो ये सुन ये दोनों उनकी दिमाग की तारीफ करती हैं। इधर चार्ली भी समझ जाता है कि ये सब कैसे हुआ होगा और इस गेम के बाद मैक्स कहाँ गया होगा।
अब हमें एलिस और मैक्स को दिखाया जाता है। ये दोनों एवरी के फादर की बोट में एंजॉय कर रहे थे कि तभी मैक्स उस बोट में चार्ली और लूनो को देख लेता है। दरअसल चार्ली को पता था कि मैक्स और एलिस इस स्कैम के बाद यहीं आएंगे। अब ये दोनों मैक्स से उनका पैसा मांगते हैं और मैक्स चुपचाप नीचे जाकर इनका पैसा इन्हें वापस कर देता है। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और मैक्स को किस कर लेती है। किसके बाद चार्ली एलिस से कहता है कि क्या ये सब तुम्हारा प्लान था। एलिस कहती है हाँ। तब चार्ली मैक्स से कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए था। ऐसा बोलकर चार्ली पीछे हट जाता है और तभी लूनो दोनों को ही शूट करके उन्हें खत्म कर देता है और ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में एवरी ने किडनैपर से मिलकर अपनी बहन की किडनैपिंग करने की डील की थी ताकि उसके दोस्त किडनैपर को पैसे दे दी और एवरी कर्जे से छूट जाए। लेकिन उसी शाम मैक्स और एलिस ने उन किडनैपर्स से मिलकर उन्हें ज्यादा पैसों का लालच दिया। दरअसल ये सब मैक्स और एलिस ने इसलिए किया था क्योंकि एलिस के फादर मैक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए इन दोनों ने एक साथ भागने का प्लान बनाया था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। होप है कि आपको स्टोरी समझ आई होगी और मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें